अमीर जेठानी को दहेज का घमंड। मनीषा अपनी देवरानी रसिका के साथ रसोई में खाना बना रही थी। मनीषा और रसिका दोनों का रंग बहुत ही काला सावला था। रसिका, जेठानी जी क्या कर रही हैं? क्या करेंगी वो महारानी? रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख रही होंगी। वो महारानी आराम से कमरे में टीवी देख रही हैं और हम दोनों यहाँ नौकर की तरह घर का काम कर रहे हैं। अरे जेठानी जी भी तो इस घर की बहू है ना, उन्हें भी हमारी तरह घर का काम करना चाहिए। पर नहीं, वो तो सारा दिन बस कमरे में बैठकर टीवी देखती हैं। माँ जी को भी दिखाई नहीं देता क्या ये सब? हर समय बस हमारे पीछे लगी रहती हैं। बहुओं काम करो, बहुओं ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, परेशान करके रख देती हैं। बस जेठानी जी, अब ना बहुत हो गया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम अभी माँ जी के पास जाकर इस बात का फैसला करेंगे कि अगर जेठानी जी भी इस घर में काम करेंगी तो हम भी काम करेंगे, वरना हम भी जेठानी जी की तरह सारा दिन घर में आराम करेंगे और घर का कोई काम नहीं करेंगे। मनीषा और रसिका अपनी सास उर्मिला के कमरे में आते हैं। क्या बात है बहुओं, अपना काम छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? माँ जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा इस घर में? हमारी तरह जेठानी जी भी तो इस घर की बहू है ना। आप तो उन्हें कोई काम कहती ही नहीं हो और हमसे सारा दिन घर का काम करवाती रहती हो। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी जेठानी की होड़ करनी है? ठीक है, अगर तुम दोनों को भी इस घर का काम नहीं करना है तो अपने मायके जाओ और लाखों रुपए का दहेज ले आओ, जैसे तुम्हारी जेठानी पायल ने उसके मायके से लाया है। फिर मैं उन पैसों से इस घर में 2 नौकर रख लूंगी। उसके बाद तुम दोनों भी पायल की तरह आराम करना। ये क्या बात हुई माँ जी? आप तो जानती हो ना कि हम कितने गरीब घर की बेटियां हैं। हमारे माता पिता हमें लाखों रुपए का दहेज नहीं दे सकते। हमारे माता पिता जेठानी जी के माता पिता की तरह अमीर नहीं है। तो फिर जैसा अब तक चल रहा है वैसा ही चलने दो। ज्यादा बकवास मत करो अपनी और चुपचाप जाकर काम करो। पायल बहू ने इस घर में इतना दहेज और पैसा लाया है कि हम सब उसी के पैसों से अपना पेट भर रहे हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर मनीषा और रसिका वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला की 3 बहू थी। बड़ी बहू थी पायल, छोटी बहू मनीषा और तीसरे नंबर की बहू रसिका है। उर्मिला की बड़ी बहू पायल बहुत ही अमीर परिवार की बिटिया है। पायल दिखने में काफी गोरी खूबसूरत है। शादी के बाद पायल ने अपने मायके से इतना दहेज और पैसा लाया था कि आज उसके पैसों से ही उर्मिला और उसके परिवार वाले अपना पेट भर रहे हैं। उसी के चलते उर्मिला पायल को अपने घर में रानी की तरह रखती थी और मनीषा रसिका दोनों काली सावली लड़कियां गरीब परिवार की बेटियां थीं। वो अपने साथ दहेज में एक पैसा भी नहीं लाए थे, इसीलिए उर्मिला घर का सारा काम मनीषा और रसिका से करवाती है। रात का समय, सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। मनीषा, रसिका, ये खाने की टेबल पर कितनी धूल है, तुम दोनों ने इस टेबल को साफ क्यों नहीं किया? चलो तुरंत ये टेबल साफ करो। ये टेबल पूरे 20,000 रुपए की लाई थी मैं अपने मायके से। जेठानी जी, सवेरे से शाम तक तो घर का सारा काम हम ही करते। अगर आप ये टेबल साफ कर लोगे तो आपके हाथ घिस नहीं जाएंगे? मनीषा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो? ले रसिका बहू, तू साफ कर ले बेटा। मैं क्यों साफ करूँ माँ जी? ये जेठानी जी हमारी सास नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। जैसे हम इस घर की बहू हैं वैसे जेठानी जी भी इस घर की बहू हैं। अगर ये अमीर है तो क्या हुआ? इस घर में क्या ये अपना रुआब झाड़ती फिरेंगी? जब इस परिवार में बहू को उसकी हैसियत देखकर इज्जत दी जाती है ना, तो हमें नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ गरीब बहू को बहू नहीं बल्कि नौकरानी माना जाता हो। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ जा, निकल मेरे घर से, गरीब कहीं की। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और इज्जत देने की बात कर रही है। चल निकल यहाँ से, नौकरानी कहीं की। रसिका, रुक जाओ, ऐसे घर से जाने की बात मत करो। नहीं जेठानी जी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आपने देखा ना माँ जी ने क्या कहा मुझसे। हमने माँ जी की कितनी सेवा करी, इस घर के लिए कितना काम किया। रात भर जाग कर माँ जी की सेवा की हमने, और हमारा एहसान मानने के बजाय माँ जी मुझे इस घर से जाने का बोल रही हैं। हमने सोचा जाने दो, माँ जी हमारी माँ समान है, उनकी सेवा करने में कैसी तकलीफ। पर माँ जी तो हमें गरीब कहकर हमारी बेइज्जती कर रही हैं, हमें इस घर की नौकरानी मान रही हैं। क्या इसीलिए माँ जी हमें इस घर में ब्याह कर लाई थी कि वो हमें इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी बना कर रखें? देख लीजिए माँ जी, इन गरीबों को सर पर चढ़ाने का नतीजा देख लीजिए। अगर हम इनके साथ हमदर्दी करते तो ये हमें घर से धक्के देकर बाहर ही निकाल देते। इसीलिए मैं कहती थी कि हमेशा इनके साथ सख्ती बरतो। बस कीजिए जेठानी जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बारे में कुछ भी कहती जाएंगी। अब रसिका, क्या मैं भी इस घर से जा रही हूँ? अब हम भी तो देखें कि आप माँ जी की कितनी सेवा करती हैं। तुमने सही कहा रसिका, इस परिवार में बहू को उसकी हैसियत देखकर इज्जत दी जाती है। मनीषा रसिका का हाथ पकड़ती और उसके साथ घर से चली जाती है। मनीषा और रसिका के पति भी उनके साथ उस घर से चले जाते हैं। ये देखकर उर्मिला उदास हो जाती है। एक दिन बाद, पायल बहू,
अब वो दोनों तो घर में है नहीं, इसीलिए अब तुम जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और सबके लिए खाने की व्यवस्था भी करो। ओ हेलो माँ जी, मैं क्या आपको इस घर की नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या? अगर आपको चाय पीना है तो खुद जाकर अपने लिए चाय बना लो। पायल बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम अपनी सास को काम करने के लिए कह रही हो? सास है तो क्या हुआ, सर पर बिठा लूं आपको? अरे इतना सारा पैसा और दहेज दिया मैंने आपको, इसीलिए नहीं दिया है कि आप मुझसे इस घर में नौकरानी की तरह काम करवाती रहेंगी। अब जाइए, अपने और मेरे दोनों के लिए चाय बनाइए, उसके बाद खाना भी बनाइए। वैसे भी सारा दिन पड़े पड़े करती क्या हैं आप? थोड़ा काम कर लेंगी घर का तो कौन सा दुबली हो जाएंगी आप। जाइए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर उर्मिला दंग रह जाती है और वो चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। रसिका बहू और मनीषा बहू ने सही कहा था, ये पायल बहू तो अपने दहेज और पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। मनीषा और रसिका बहू के होते हुए मैंने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था। वो दोनों मिलकर ही इस घर का सारा काम कर लेते थे, पर उनके जाते ही ये पायल ने मुझे रसोई में एक काम करने के लिए भेज दिया। पैसों और दहेज की लालच में एक ऐसी लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। उर्मिला को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। पायल इसी तरह अपनी सास उर्मिला से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। एक दिन उर्मिला पायल के पास आती है। पायल बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम क्यों इस उम्र में मुझसे घर का काम करवा रही हो? मुझसे नहीं हो रहा घर का काम। ठीक है माँ जी, अब तक आप लोगों ने मेरा जितना पैसा खर्चा किया है वो सारा पैसा मुझे लौटा दीजिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? अच्छा, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो आपने क्यों मुझे मेरे मायके भेजा था और क्यों मुझसे इतने सारे पैसे और इतना सारा दहेज मांगा था? जब आपने नहीं सोचा था कि मैं क्यों अपनी बहू से इतना सारा पैसा और दहेज मांगू? पैसा खर्च करते समय समझ में नहीं आया आपको? और जब मैं अपना पैसा मांग रही हूँ तो कह रही हो कि अपनी सास से पैसा मांग रही हो, और बहू से दहेज लेते शर्म नहीं आई आपको? अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए यहाँ से। फिर क्या था, पायल उर्मिला को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। उर्मिला बेचारी रोते रोते अपनी दोनों गरीब काली बहुओं के पास आती है और उन्हें सारी दास्तां सुनाती है। देखा माँ जी आपने, किसी को सर पर चढ़ाने का नतीजा। आप तो दहेज की लालच में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए आपको अपनी अमीर बहू के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब जब आपको उस अमीर बहू ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला, तब जाकर आपकी आंखें खुली। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। दहेज और पैसों की लालच में मैंने उस पायल की जिंदगी भर बात मानी और उसने क्या किया, मुझे नौकरानी बनाकर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बहुत दहेज देती है और साथ में घमंड भी बताती है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, वरना मैं उस अमीरजादी से कभी दहेज नहीं लेती। उसके बाद उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी दोनों गरीब बहुओं के पास खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगी और मनीषा और रसिका उर्मिला की खूब सेवा करने लगे। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना कब आएगा? मैं भी खाने का ही इंतजार कर रही हूँ, ना जाने कहाँ मर गई है ये लड़की, अभी तक खाना ही नहीं बना इससे। माँ, ये लीजिए खाना। मुझे तो लगा आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अब देख क्या रही हो, खाना टेबल पर रखो या इसके लिए कोई मुहूर्त निकलवाऊं? संजना, मेरा हाथ टेबल तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम तो जानती हो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो 2 फुट की ही हो और ये टेबल 4 फुट का है। तुम्हारा हाथ कहाँ ही पहुंचेगा इस टेबल तक? ना जाने मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे भगवान ने ये बौनी बेटी दे दी। एक तो ये गरीबी और ऊपर से ये बौनी बेटी, ना जाने कौन ही शादी करेगा इससे। एक तो वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से पता नहीं इसकी शादी में दहेज कहाँ से लाऊंगी। जब से पैदा हुई है तब से पनौती ने हमारे घर का साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो तेरी फिक्र होती है कि मैं तेरी शादी कैसे करूंगी। माँ, आप मुझे हमेशा बौने होने का ताना क्यों देती रहती हो? संजना की तरह ही तो मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं आज ही पंडित जी से कहकर तेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ। जल्द से जल्द तुझे मुझे अपने आप और इस घर से हमेशा के लिए दूर करना है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रंभा अपने घर से बाहर जाकर आंगन में बैठकर रोने लगती है। रंभा के बौने होने की वजह से रंभा का कोई भी दोस्त नहीं होता है। स्कूल और कॉलेज में रंभा का उसके बौनेपन की वजह से हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। रंभा माँ के कहने पर पंडित जी रंभा के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। बहन जी, मैंने रंभा बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर रंभा बिटिया की इस घर में शादी हो गई तो रंभा बिटिया रानी की तरह रहेगी। वो रानी की तरह रहे या नौकरानी की तरह, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इस मुसीबत को जल्द से जल्द अपने आप से दूर करना है।
सुनीता की बातें सुन पंडित जी उन रिश्तेदारों से बात करके उन्हें सुनीता के घर पर लेकर आते हैं। पंडित जी, आप किसे ले आए हो? ये तो देखने में इतने ज्यादा अमीर लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये रंभा को देखते ही मना कर देंगे, और अगर हाँ कर भी दिया तो ये मुंह फाड़ कर दहेज मांगेंगे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनके मुकाबले दहेज दे पाऊं। रंभा बहन, एक बार बात तो करिए, क्या पता आप जैसा सोच रही हैं वैसा ना हो। रंभा के मन में यही चल रहा होता कि उसके बौनेपन की वजह से रिश्ते वाले उससे शादी करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन जैसे ही रंभा चाय लेकर बाहर आती है तो रिश्ते वालों को रंभा पहले ही नजर में भा जाती है और रिश्ते वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। सुनीता बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें ऐसे ही गुणकारी और संस्कारी बहू चाहिए थी। हमें दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम बस जल्द से जल्द रंभा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों के अंदर ही रंभा की शादी हो जाती है। शादी के बाद रंभा अपने ससुराल जाती है। रंभा के ससुराल वाले बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन रंभा के मन में अभी भी अपने बौनेपन को लेकर काफी झिझक होती है। हे भगवान, इतना बड़ा घर और इन सबकी हाइट भी कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं तो इन लोगों के सामने कोई छोटी बच्ची दिख रही हूँ। मेरी सगी माँ और बहन ने आज तक मेरे बौनेपन को लेकर मुझे बहुत ताने दिए। ये तो फिर भी मेरा ससुराल है, ना जाने यहाँ मेरे साथ क्या होगा। अरे ललिता बहन, ये किस बोनी को ब्याह कर ले आई हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बहू नहीं, कोई शादी के जोड़े में बच्ची को ले आया। इतने बड़े खानदान की बहू बोनी, ना जाने लोग क्या कहेंगे। आंटी जी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रंभा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। रंभा अगर बोनी है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे ही घर में मेरी पत्नी का मजाक उड़ाएं। ललिता, तुम्हारा बेटा तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। ना जाने इस लड़की ने तुम लोगों पर कौन सा काला जादू कर दिया जो तुम इस बौनी को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अपने बौनेपन का मजाक उड़ता देख रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी उसकी सास बोलती है, सही कहा मेरे बेटे विवेक ने। अगर मेरी बहू बौनी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बौनी होना कोई पाप नहीं है। दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिनकी हाइट कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। आंटी, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। और आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी बेटी भी तो बौनी है, उसकी हाइट कौन सी लंबी है? लेकिन हमने तो आज तक उससे उसकी हाइट की वजह से कुछ भी नहीं कहा, तो आप क्यों मेरी भाभी को बोल रही हैं? आपका क्या हक बनता है मेरी भाभी को उनके बौनेपन के लिए बोलने का? सुनीता और उसके परिवार वालों की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रंभा को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रंभा के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रंभा के मन में अभी भी अपने ऊपर मायके में हुए अत्याचारों की वजह से उसके दिल में कहीं ना कहीं यही था कि कल को उसके ससुराल वाले बदल ना जाएं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये दाल का डब्बा भी इतना ऊपर रखा हुआ है और यहाँ किचन में तो कोई टेबल भी नहीं है जिस पर चढ़कर मैं डब्बा निकाल सकूं, और मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकती वरना सब मुझ पर हंसेंगे। रंभा इतना कही रही होती है कि तभी उसकी ननद अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो सभी बातें जाकर अपनी माँ और भाई को बताती है, जिसे सुनकर माँ आरती बिल्कुल ठीक कह रही है। रंभा को अपनी कम हाइट की वजह से काम करने में काफी परेशानी होती है। बहू अपने बौनेपन की वजह से अपनी परेशानियों को हमें बताती भी नहीं है। हमें ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूरे परिवार सोच रहा होता है कि तभी आरती को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस आइडिया को अपनी माँ और भाई को बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और सभी जाकर मार्केट से कम हाइट का डाइनिंग टेबल और एक टेबल लेकर आते हैं, जिससे रंभा को कोई परेशानी ना हो। रंभा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये मार्केट से टेबल लेकर आया हूँ। अब तुम इस पर चढ़कर किचन के और बाकी सारे काम आसानी से कर सकती हो। और हाँ, हमने अपना डाइनिंग टेबल भी चेंज कर दिया है। अब तुम हमारे साथ आराम से बैठकर खाना खा सकती हो और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये सब देखकर रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब रंभा को घर के काम करने में और सबके साथ खाना खाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन रंभा का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और रंभा को बहुत चोट लग जाती है। चोट की वजह से रंभा कई दिनों तक बिस्तर पर ही रहता है। रंभा की सास और ननद और उसका पति उसकी बहुत सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर रंभा को विश्वास हो जाता है कि वो जैसा सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती दीदी और विवेक जी, मुझे हमेशा से लगता था कि जैसे मेरे साथ मेरे मायके में मेरे बौनेपन को लेकर मजाक उड़ाया गया है, वैसा ही ससुराल में भी किया जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। आप दोनों ने मुझे मेरे मायके से भी ज्यादा प्यार दिया है। बहू बौनापन होना कोई गलत नहीं है, ये सब नेचुरल होता है। अगर तू बौनी है तो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तुम हमारे घर की बहू हो और हम अपनी बहू को हमेशा हंसता हुआ देखना चाहेंगे, ना कि रोता हुआ। अब आप अपने आंसू जल्दी से साफ करो।
रंभा अपने आंसू साफ करती है और अब रंभा बिना किसी झिझक के अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है।